गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। आपकी आज ये नया चैप्टर ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ग्लिम्स ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत दर्शन। तो इसमें भारत के 3 अलग अलग स्टेट के बारे में आप पढ़ोगे और उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में पढ़ोगे कि किस चीज़ के लिए वो फेमस रहे हैं, वहाँ के ट्रेडिशंस, वहाँ के कल्चर के बारे में आप पढ़ोगे। क्योंकि आपको जैसे पता है कि इंडिया, जो हमारा भारतवर्ष है, वो अपनी अलग अलग ट्रेडिशंस और परंपराओं के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो आज आप इसका पार्ट 1 पढ़ोगे, जिसमें आप गोवा के बारे में पढ़ोगे। गोवा कभी जो भारत का एक सबसे छोटा सा राज्य है और ये महाराष्ट्र के नीचे पड़ता है। और यहाँ पर कभी पुर्तगाली, जब पहली बार वास्को डी गामा भारत में आया था, तो वो गोवा के ही तट पर आया था। तो यहाँ पे फ्रांसीसियों ने अपनी बस्ती भी बनाई थी। तो ये पुर्तगालियों के टाइम पर गोवा में क्या था, क्या फेमस था, उसके बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। तो देखो, बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर होता है ये जो पाव भाजी बनाने वाले, ब्रेड बनाने वाले, उनको बेकर कहते हैं। तो दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। तो ये जो कहानी आप पढ़ रहे हैं, ये गोवा के गांव के वो बेकरों की कहानी है। बेकर मैंने बताया, ये ब्रेड बनाने वाले, जिनका कि अपनी सोसाइटी में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था उस समय, जिस समय गोवा में पुर्तगालीज लोग रहते थे। तो ये कहानी यहाँ से शुरू होती है कि आवर एल्डर्स आर ऑफन हियर्ड रिमेनिंग नॉस्टैल्जिकली। ये रिमेनिंग नॉस्टैल्जिकली का मतलब होता है थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, माने अपने प्राचीन समय के बारे में सुनने में बड़ा गर्व महसूस करना। तो जो हमारे बुजुर्ग थे, वो उनको बड़ा गर्व होता था अपने पास्ट के बारे में सुनने में। अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगालीज डेज, उन दिनों में जिसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे पुर्तगालीज लोग रहते थे, यूरोपियन जो पुर्तगाली, जहाँ का निवासी कौन था? वास्को डी गामा, जिसने भारत की खोज भी की। तो उन दिनों की याद करते बड़ा उनको गर्व महसूस होता है। द पुर्तगालीज एंड देयर फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड। वो पुर्तगाली और उस समय जो यहाँ पे जो ब्रेड बनते थे, ये ब्रेड जो आप देख रहे हो, तो इसके लिए वो जो है बड़ा गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि उस समय ये चीज़ बहुत फेमस थी। दोज ईटर ऑफ लोब्स, वो जो ब्रेड के जो लोब्स होते हैं, स्लाइसेस वगैरह जो है, उनको खाने वाले, माइट हैव वैनिस्ड, शायद आज गायब हो चुके होंगे, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उसको बनाने वाले आज भी वहाँ पर है। तो बेटा ये बता रहा है उस समय के, जिस समय मैंने बताया अभी कि सबसे पहले जो है यूरोपियन कंट्री में पुर्तगाल जो देश है, उसने अपने नाविक वास्को डी गामा को भेजा था, और वही जो है सबसे पहले भारत में आया था, जिसने भारत को खोजा था उस समय। और यहाँ पर फिर पुर्तगाली लोग आकर बस गए थे। और पुर्तगालियों ने यहाँ पर जो है, जो उस समय वो मेनली उस समय ईटेबल जो चीज़ थी वो थी ब्रेड। ब्रेड और इसके ब्रेड लोब्स बोलते हैं, स्लाइसेस। तो बड़े बड़े ब्रेड टाइप के होते थे और वो लोग वहाँ पे बनाते थे। तो बड़ी फेमस चीज़ें थी उस समय की ये। तो उसी के बारे में इस कहानी में बताया जा रहा है कि आज शायद वो जो ब्रेड लोब्स हैं वो खाने वाले तो नहीं रह गए होंगे, शायद उतने नहीं रह गए होंगे, लेकिन आज भी जो है गोवा में वो जो उसको बनाने वाले आज भी आपको गोवा में मिलेंगे। तो गोवा फेमस है बेटा इसके लिए, पाव भाजी या ब्रेड के लोब्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है गोवा। तो मैंने बताया ना कि हर स्टेट किसी न किसी चीज़ के लिए फेमस होता है। तो ऐसे ही गोवा जो है ब्रेड के लिए है। ऐसे ही आप कहीं भी अन्य अन्य स्टेट को देखोगे तो हर स्टेट का अपना अपना एक क्या है, फेवरेट जो है व्यंजन है। तो ये ब्रेड्स कब से आए इसमें? तो वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर। आज भी वहाँ हमारे बीच में जो मिक्सर जो होते हैं, जो इसको मिक्स करने वाले, इसको जो उसका मटेरियल जो होता है उसको मिक्स करने वाले, गूंदने वाले, द माउल्डर पकाने वाले, आज भी आपको मिलेंगे। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। वो पुराने ज़माने की जो जो है फर्नेसेस में भट्टियाँ, ये देखो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, वो आज भी हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट बीन यट बीन एक्सटिंग्विश्ड। लेकिन इसकी जो आग है
वो आज भी नहीं बुझी है। कहने का मतलब आज भी आपको गोवा में ऐसी भट्टियाँ मिलेंगी जहाँ पर उस टाइम पर जो है, जहाँ इन ब्रेड को पकाया जाता था। तो ये आज भी इस चीज़ को साबित करती हैं कि गोवा में कभी ये पुर्तगालियों के टाइम पर ये ब्रेड बनाना, उसको पकाना, उसको मिक्सअप करना कितना एक फेमस और प्रोफेशन था। तो वो कहता है कि आज भी हमारे मध्य वो माउल्डर, उसको गूंथने वाले, मिक्सचर, उसको साथ में मिलाने वाले और उसको पकाने वाले आज भी वहाँ पर मिलेंगे। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर बैम्बो। अब ये थर्ड एंड जिंगल जैसे कि एक साउंड है, ये जो है छन छन की साउंड। तो ये आज भी ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बो, उस समय के परंपरागत जो बेकर्स बैम्बो, एक बांस का डंडा है जो जिसके हाथ में देखो पकड़ा हुआ, हर्डलिंग अनाउंसिंग मैंने पुकारता हुआ आता था हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। मैं सुबह सुबह उसके आने की आवाज़ कैसे आती थी, जब उस थर्ड एंड जिंगल की आवाज़ आती थी और वो अनाउंस करता हुआ आता था। तो कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी वो सुनाई देता है गोवा में कहीं ना कहीं। यानी कि सुबह सुबह ये आते थे, ये ब्रेड बेचने वाले। तो ये क्या करते हैं, ऐसे एक बैम्बू होता है इनके पास, उस पर एक घंटी बंधी होती है इनकी, तो उससे उस जब आते हैं पैडलिंग करते हुए तो उसकी साउंड करते हुए आते हैं। तो वो आज भी आप गोवा में देखेंगे तो आज भी वो सुनाई देते हैं। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता है कि इनके पिता जीवित ना हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन बच्चे, उनके लड़के आज भी उनके परिवार का या व्यवसाय आगे चला रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर, आज गोवा में इन बेकर्स को जो है क्या कहा जाता है, पेडर, इनका बोलते हैं पेडर, पेडर बोल के पकड़ते हैं। बेकर इन पुर्तगालीज लैंग्वेज, बेकर तो है पुर्तगाल के भाषा का, यानी कि बेकर है पुर्तगाली भाषा का शब्द, और गोवा में इनको आज पुकारते हैं पैडर इन गोवा। तो ये बताया कि भाई गोवा में जो है, जो बेकर्स हैं, जो बेकर बनाने वाले, जिनकी पाव ये ब्रेड बनाने वाले, उनको बेचने वालों को क्या कहते हैं, पैडर कहते हैं। और बेकर शब्द जो है वो पुर्तगाली शब्द है। तो अभी बताया उन्होंने कि पिता जीवित नहीं रह गए, लेकिन उनके पुत्र भी आज भी जो है अपने व्यावसायिक धंधा जो उनका है ब्रेड बनाने का, इसको आज आगे चला रहे हैं। फिर राइटर कहता है कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, हमारे बचपन में गोवा में, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, बेकर हमारे क्या हुआ करते थे, दोस्त हुआ करते थे, कंपेनियन सहयोगी हुआ करते थे, एंड गाइड और मार्गदर्शक हुआ करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्विस अ डे, वो एक दिन में 2 बार वो एंट्री करते थे, मतलब गांव में 2 बार उनका आना होता था। तो तो ये बता रहा है गोवा में कि जब वो कितना इम्पोर्टेंस था उन बेकर्स का। वो कह रहे हैं कि वो हमारे दोस्त हुआ करते थे, हमारे कंपेनियन, हमारे सहयोगी हुआ करते थे, एंड गाइड, हमारे निर्देशक जो हमें गाइड भी करते थे। तो यानी कि उनका अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस था, किनका, इन बेकर्स का, जो ब्रेड बनाते थे और उसको बेचा करते थे। तो बता रहा है कि इनकी इंटरवल हमारे गांव में 2 बार होती थी, ट्विस्ट होती थी। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एक तो सुबह सुबह जिस समय वो अपने इस ब्रेड को बेचने के लिए आया करते थे, एंड देन अगेन, और फिर दोबारा, व्हेन ही रिटर्नड फ्रॉम आफ्टर एम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट, और फिर दूसरी एंट्री कब, जब वो पूरा बेच बाच के और वापसी करते थे अपनी खाली बास्केट को लेकर। तो यानी कि इनकी एंट्री गांव में 2 बार, एक दिन में 2 बार होती थी। एक बार बेचने समय जब आते हुए, और एक बार जब सामान को बेचकर वापस जाते समय। तो ये बिल्कुल बारीकी से उन सबका वो बता रहा है, क्योंकि नैरेटर भी कभी गोवा में रहा होगा बचपन में, और तब ये वहाँ की कहानी सुना रहा है कि भाई कैसे जो है बेकर्स उनके गांव में, गोवा में फेमस थे, और क्या उनकी जो है, उनसे उनका कितना टचमेंट था। द जिंगलिंग थंड ऑफ हिज बैम्बो, वो जो मैं बताया कि जो साउंड, जो जिंगलिंग की जो साउंड है, छंछनाट की जो साउंड है उनके बैम्बो, उस बांस के डंडे की, वॉक अस अप फ्रॉम स्लिप, हमको जगा देती थी नींद से, एंड वी रन टू मीट एंड ग्रीट हिम, हम भागते थे उनसे मिलने के लिए। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या ये उस ब्रेड के लोफ, ये गोल गोल ब्रेड होती थी मुँह पे, क्या ये प्यार उसके लिए था। नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं था। तो अभी देखो बता रहा है कि भाई जब हम छोटे थे तो जो है सुबह सुबह जब इसकी एंट्री होती थी गांव में, और जब इस जिंगलिंग थर्ड हम सुनते थे तो हम एकदम से जाग जाते थे, और
बिल्कुल तेजी से इनसे मिलने के लिए भागते थे, यानी कि कितने एक्साइटेड होते थे ये उन बेकर्स को देखने में और उनको बेकर्स के पास मिलने से। तो द लोब्स वर बॉट बाय सम पैस्किन और बेस्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। देखो ये गोवा में जो घर की जो नौकरानी होती हैं, यानी कि जो घर की देख रेख करती हैं, उनको पैस्किन और बेस्टिन भी कहते हैं। तो ये जो लोब्स है, ये तो वो जो है घर की जो नौकरानी है या मेड है वो भी ले सकती थी। जैसे कि आपने देखोगा अमीरों के घर पे जब दूध वाला आता है, सब्जी वाला आता है, तो उनके जो मेड सर्वेंट होते हैं वही उनको पिकअप करते हैं। तो इनके यहाँ भी जो है ये जो ब्रेड बेचने वाले आते थे, ये बिल्कुल सेम वैसी विजिट करते थे जैसे हमारे यहाँ दूध बेचने वाले आते हैं, हमारे यहाँ ये सब्जियों वाले आते हैं। तो ऐसे गोवा में जो है ये उस समय ब्रेड बेचने के लिए घर घर जाया करते थे और घर घर सब इसको लेते थे। तो उसका कहने का मतलब है कि ये जो ब्रेड लोब्स हैं वो तो घर की नौकरानी भी रिसीव करती थी। तो मतलब कोई जरूरी नहीं कि हम उस सिर्फ लोब्स के लिए ही भागते थे। वो कुछ और बताना चाहता है कि वट वी लॉन्ग्ड फॉर, हम तो किस चीज़ का इंतजार करते थे, दोज ब्रेड बैंगल्स। तो कोई गोल गोल टाइप के आपको ये ब्रेड दिखाई देंगे, इनको गोवा बोलते हैं कैनकोनन, विच वी क्लोज केयरफुली, जिसको हम बड़े ध्यान से चूज करते थे। समटाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, ये मीठी मीठी गोल गोल ब्रेड होती थी, ये उस समय चलती थी। तो इसके लिए हम दौड़ते थे। ब्रेड तो खैर घर पे भाई पैस्किन और बेस्टिन ले लेती थी, लेकिन हम जो बच्चे थे वो इसके लिए ज़्यादा दौड़ते थे। ये ब्रेड की कुंडलियाँ टाइप की आप देख रहे हो, गोल गोल टाइप की, उस समय गोवा में बहुत फेमस थी, ये ब्रेड से बनती थी और ये मीठी भी होती थी कई बार। तो इसके लिए हम जो है दौड़ते थे सारे बच्चे। और इसके इसकी मतलब जो है होता ना, जैसे अभी कभी कोई स्वीट ब्रेड होती है, आपने देखोगे उसमें बेरी बेरी होती है, तो बेरी बेरी में आपने वो चेरी चेरी टाइप की जो रेड रेड की होती है, तो कई बार बच्चे उसको बहुत लाइक करते हैं। तो ये देखो ये गोल ब्रेड दिखाई दे रही है आपको, ये उस समय गोवा में चलती थी। तो राइटर यही कह रहा है कि हम जो बच्चे थे वो इस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड होते थे, क्योंकि ब्रेड तो घर पे बड़े हो जो वो ले लेते थे, या फिर घर की जो पास्किन बेस्टिन जो सर्वेंट होती थी वो रिसीव कर लेती थी। लेकिन जो हम बच्चे थे वो इन ब्रेड की लोब्स के लिए, ये जो आपके जो गोल गोल बैंगल्स टाइप के हैं, इनके लिए। अब आप हमारे गढ़वाल में देख लीजिए, ऐसी गोल गोल चीज़ें भी हमारे यहाँ बनती है, पकौड़ी टाइप की होती हैं, लेकिन ये ब्रेड नहीं होती हैं। गोवा में ये ब्रेड होती हैं और ये आज भी वहाँ पर पाई जाती है। तो ये उस समय वहाँ पे जब पुर्तगालीज डेज में ये बहुत फेमस थे वहाँ पे गोवा में। तो इसके लिए बच्चे बड़े एक्साइटेड होते थे। तो इसके लिए वो क्या करते थे, सुबह सुबह उठकर जो है और बेकर के पास दौड़े दौड़े भागे जाते थे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद जैंग जैंग। बेकर जैसी गांव में प्रवेश करता था कि म्यूजिकल एंट्री के साथ में संगीत में प्रवेश, उसका जैंग जैंग का साउंड ऑफ इज स्पेशली मेड बैम्बो स्टफ, उसका जो वो बैम्बो बना रखा बांस का डंडा, उस पे उससे जो है ये आवाज़ साउंड निकालता था जैंग जैंग की। तो ये उसकी एंट्री के टाइम पर ये बैम्बो स्टफ यहाँ पे दे रखा है, स्टिक जो उसका डंडा है जिसपे उसने वो टोकरी भी रखी हुई है, तो इस पे कोई साउंड लगा के आता वो जो जैंग जैंग जिंगलिन की साउंड जो होती थी, और उससे हमें पता चलता था कि भाई जो है बेकर की एंट्री हो चुकी है गांव में। तो ये म्यूजिकल एंट्री आज भी आपने देखा होगा, ये कई आप बोलते हो कि गुड़िया के बाल जो बेचने आता है, तो देखा होगा उसकी भी साउंड वैसी कुछ जिंग जैंग की साउंड करते हुए वो मोहल्ले में आते हैं। तो ऐसी ये गोवा में वंस हैड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से तो वो क्या करता था अपनी बास्केट को, यानी कि टोकरी को अपने सर पे सपोर्ट करता था, एंड अदर बैंग्ड द बैम्बो ऑन द ग्राउंड, और दूसरे से उस बैम्बो से ग्राउंड पे पटकते हुए उसकी साउंड निकालता था। तो मतलब इस प्रकार उसका आने का उसने बताया भी कि एक हाथ से वो अपनी टोकरी को संभाले हुए और दूसरे हाथ से जो बैम्बो जो है उससे जो है साउंड करते हुए वो एंट्री करता था गांव में। तो ये एंट्री क्या था, ये सिंबल था उसके आने का। जैसे मैंने बताया कि जो है वो गुड़िया के बाल देखेंगे आपने, वो भी जब एंट्री करता है तो जैंग 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 की साउंड करते हुए आता है, तो पता चल जाता भी कि हाँ ये वो बेचने के लिए आ रखा है। तो ऐसे ही जो है ये था कि जो बेकर था वो भी अपनी बास्केट से जो है वो जिंगजैंग की साउंड करते हुए और गांव में एंट्री करता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, वो घर की महिलाओं से मिलता गुड मॉर्निंग कहते हुए, एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बो,
और फिर अपनी उस बास्केट को अपने उस तिरछे से बैम्बू डंडे पर जो है खड़ा कर देता था, मैंने सहारा देता था उसको, यानी जब वो ब्रेड ब्रेड दे रहा होता है घर की मालकिनों को। तो देखो कितनी बारीकी से वो बता रहा है नैरेटर, क्योंकि बचपन में इसने वहीं अपना दिन बिताया था और इसको आज भी याद है वो बेकर का और उसके बेकर की एंट्री का, और किस प्रकार वो जो है सुबह सुबह आकर जो है घर घर ब्रेड दे के जाया करता था, और फिर बच्चों की उत्साह उसको मिलने की वो ब्रेड बैंगल्स के चक्कर में। तो ये सब जो है वो एक बिल्कुल सजीव चित्रण हमारे सामने रख रहा है गोवा का। वी किड्स, हम जो बच्चे थे, वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक। माइल्ड रिब्यूक यहाँ पे एक शब्द है, एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल या स्कॉल्डिंग। स्कॉल्डिंग में डांटना या हल्का सा पीछे फटकार मारना। तो हम जितने बच्चे थे वो कई बार हमको जो है धक्का मार दिया जाता था, थोड़ा फटकार मार दिया जाता था। काहे के लिए हम लोग जो है जबरदस्ती, देखो ब्रेड तो घर की पैस्किन और पेस्किन ले रही होती थी या घर की महिला ले रही होती थी, लेकिन हम तो उस बैंगल के जो ब्रेड बैंगल के चक्कर में, जो लोब्स थे उसके चक्कर में वहाँ धक्का मुक्की करते थे एक दूसरे से। तो कई बार डांट भी पड़ती थी, कई बार धक्का भी पीछे पड़ता था। एंड द लोब्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो ब्रेड लोब्स थे वो किसको डिलीवर कर दिए जाते, घर की सर्वेंट्स को। और हम लोग क्या करते थे, धक्का मुक्की, मतलब उसको पाने की चाहत में, जैसे कहते हैं ना बच्चे होते हैं जो एक्साइटेड होते हैं उसको देखने, तो वो जो है एक दूसरे से धक्का वक्का मार के, तो ऐसे बार कई बार हमें डांट भी पड़ जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट, हम कई बार क्या चढ़ जाते थे बेंच के ऊपर, और द पैरापेट या लो प्रोटेक्टिव वॉल, छोटी सी दीवार जिस टाइप की, अलॉन्ग द एज ऑफ द रूफ, माने जो छज्जे के बिल्कुल किनारे पर जो छोटी छोटी दीवारें या ब्रिज या बैल्कोनी टाइप की जो कुछ भी होती थी उस पर चढ़ जाते थे। एंड पिप इनटू द बास्केट, काय के लिए, उस बास्केट में झांकने के लिए, समाओ फिर भी कि कहाँ है वो, लाया है कि लाया ब्रेड लोफ। तो ऐसे बच्चों की जो होती है कि भाई क्योंकि उनका बहुत फेवरेट चीज़ होती थी वो, और उसको पाने की लालसा के लिए वो जो है बच्चे इस प्रकार से किया करते थे, भीड़ लगाया करते थे, इधर से झांकते थे, और कभी मौका मिले तो जो है एक आधा पीस उठा लिया खाने के लिए। तो इन सब चीज़ के लिए जब बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते थे। तो अब आई कैन स्टिल रिकॉल, अब वो ये नैरेटर कह रहा मुझे आज भी याद है, द टाइपिकल फ्रेगनेंस होता है बेटा खुशबू, स्कैंट जिसको बोलते हैं। तो मुझे आज भी उस विशेष प्रकार की जो खुशबू है वो आज भी याद है, ऑफ दो लोब्स, उन लोब्स की। लोब्स फॉर द एल्डर्स, लोब्स थे बड़ों के लिए, एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और जो बैंगल जैसे पहले आपको चित्र में दिखाया वो किसके लिए थे, बच्चों के लिए। तो मतलब जो ये लोब्स हैं वो ब्रेड लोब्स जो स्लाइस होते हैं बड़े बड़े, यहाँ पे पिक्चर दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे। तो वो तो घर के बड़े ले लेते हैं लोब्स वगैरह, क्योंकि भाई वो ब्रेकफास्ट बनाना वगैरह उसके लिए। और जो हम बच्चे थे, हम बच्चे जो है बैंगल्स के लिए। तो ये आज भी मुझे याद है, उनकी जो टाइपिकल जो खुशबू थी उनकी, वो आज भी मुझे उन लोब्स की रिमराई जाती है, याद आती है। तो देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, मतलब उसके लिए हम जो है कभी भी इतनी परवाह नहीं करते कि हमने दांत साफ किए नहीं किए, अपना मुंह ढंग से धोया कि नहीं धोया। भाई सुबह सुबह उसकी एंट्री होती थी और बच्चे जैसे होते हैं एक्साइटमेंट, अरे छोड़ो यार कौन सा ब्रश करना, क्या ब्रश करना, भागो अब कौन आ गया, बेकर आ गया, बेकर आ गया। और जो है सीधे अपने बिस्तर से उठकर और सीधे भागते थे किसके पास, उस बेकर के पास, काय के लिए, उन बैंगल्स के लिए। तो ये उनका रूटीन रहता था बच्चों का। और इसके लिए वो कई बार जो है क्या दांत साफ भी नहीं कर पाते थे, मतलब भूल जाता था जल्दबाजी में, ना मुंह साफ करना, दांत साफ करना, सीधे कैसे जो है। इसके पीछे का रीज़न कुछ और भी है, अभी वो आगे बताएंगे आपको कि भी पहले ज़माने में क्या होता, टूथब्रश वगैरह नहीं हुआ करता था, कि आम की टहनियाँ तोड़नी पड़ती थी, नीम की टहनी तोड़नी पड़ती थी, और फिर उसका दातुन बनाकर और फिर दांत साफ करने पड़ते थे। तो अब आप लोग देखो, आप अभी सुबह उठकर जबकि सारी फैसिलिटीज़ आपके पास है, कॉलगेट है, पेस्ट है वगैरह सब कुछ है, तब भी कई बार क्या होता है आलस सा कर देते हो। तो उस समय कितने बच्चे आलस करते होंगे, हम अभी तो बच्चे रहते थे, फिर सुबह उठना, फिर टहनी तोड़ना, फिर उसका दातुन बनाना, फिर दांत साफ करना। एंड वाई शुड भी, हमें करना भी क्यों चाहिए था। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ द पल्किंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, कौन सुबह सुबह कष्ट झेले वो आम की पत्तियों को तोड़ना, टूथब्रश बनाना। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी, इसकी आवश्यकता भी क्या थी। तो वही मैं जो बात कह रहा हूँ
तो भाई सुबह सुबह उठकर पहले जो है जाओ, फिर आम के पत्तियाँ तोड़ो, आम के डंठल तोड़ो, फिर उनको जो है उनका दातुन बनाओ, फिर तब जाके दांत साफ करो। तो बच्चे इसको क्या मानते थे, बहुत टाइडी मानते थे, अरे छोड़ो यार कौन कर रहा है इसको सुबह से उठकर। तब तक पता लगा कि बेकर की एंट्री हो गई। तो कई बार वो दांत साफ किए बगैर या मुंह साफ किए बगैर और उस बेकर की ओर दौड़ते थे। फिर यहाँ पे मजाक कहते हुए कहता है कि द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, बाघ कभी अपने दांत साफ नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। गरम गरम चाय जो है जब पीता ना आदमी, तो क्या करता, अपने आप ही मुंह साफ कर दिया। एवरीथिंग नाइसली आफ्टर ऑल, तो एक कमेंट है, मजाक करते हुए कह रहा है कि भाई शेर भी कभी दांत साफ करता है क्या? और जो सुबह सुबह उठो और चाय पी लो, सारी गंदगी मुंह के अंदर, तो दांत साफ करने की आवश्यकता ही क्यों है? तो चलो, ये तो मजाक कर रहा है। वो मजाक इसलिए कर रहा है कि वो वाली बात रख रहा है यहाँ पे कि बचपन में हम कितने एक्साइटेड होते थे, मतलब कोई परवाह ही नहीं करते थे कि दांत साफ किया नहीं किया, मुंह धोया कि नहीं धोया, और उस बेकर से मिलने के लिए हम जैसे दौड़ते थे, उस पर ये मजाक करते हुए यहाँ पे नैरेटर कह रहा है। अब बता रहा, मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। अब उस समय गोवा में जो है शादियों में जो गिफ्ट दिए जाते थे वो अर्थहीन होते थे यदि अगर उनमें स्वीट ब्रेड ना दी गई हो गिफ्ट में, जिसको उस समय बोल कहते थे वो। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लॉसेस इट चार्म्स विदाउट ब्रेड। और इसी प्रकार जो है कोई भी पार्टी हो घरों में, या फिर फीस्ट में कोई त्यौहार हो, तो उस पार्टी की और उस त्यौहार की सारी चार्मनेस माने सारी सुंदरता या सारे मज़े बेकार हो जाते थे अगर उसमें ब्रेड ना दी जाए। तो मतलब इतनी इम्पोर्टेंट थी ब्रेड की कि शादियों के गिफ्ट में, भाई शादियों में जा रहा है कोई गिफ्ट देना हो, तो उसमें अगर उसने स्वीट ब्रेड नहीं दिया तो उस गिफ्ट का कोई औचित्य नहीं था। तो नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। तो ये कहना पर्याप्त होता है भाई कि कितना इम्पोर्टेंट था बेकर का उन दिनों गांव में। भी बताया ना कि भाई शादी हो, त्योहार हो, पार्टी हो, बिना ब्रेड के उसकी रौनक ही नहीं होती थी। तो यानी कि इतना इम्पोर्टेंट था ब्रेड का गोवा में। तो गोवा इसलिए क्या काय के लिए फेमस है, ब्रेड के लिए। तो क्योंकि ब्रेड की स्टार्टिंग भी गोवा से ही है, क्योंकि पुर्तगाली लोग यहीं पे आकर बसे थे पहले। और इतना इम्पोर्टेंट स्थान वहाँ पे ब्रेकर का क्यों है, क्योंकि भाई हर घर में, हर त्यौहार में, हर पार्टी में तो है ब्रेड का होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी माना जाता था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता था। तो इसलिए ये साफ दिखाता है कि उस समय ब्रेड मेकिंग कितना बड़ा प्रोफेशन हुआ करता होगा। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेशंस ऑफ हर डॉटर इंगेजमेंट। अब घर की जो महिलाएं होती थी वो सैंडविच बनाती थी। सैंडविच जानते हो ना आप, ब्रेड के अंदर जो देखो अभी पिक्चर में देखो आप, उसमें सब्जी, टमाटर और वगैरह, मक्खन, सब कुछ रख कर कुछ सेका जाता है तो वो सैंडविच बनती है। तो जो घर की जो लेडी होती थी गोवा में, वो सैंडविच बनाती थी। कब? ऑन द ओकेशंस ऑफ हर डॉटर इंगेजमेंट, मतलब अपनी लड़की की सगाई के दौरान वो क्या करती थी, सैंडविचेस बनाती थी। तो देखो भाई, लड़की की सगाई हो तो सैंडविचेस, उसमें ब्रेड यूज़ होनी है। कोई त्यौहार हो तो ब्रेड यूज़ होना है, कोई पार्टी हो तो ब्रेड यूज़ होना है, और कोई मैरिज गिफ्ट देना हो तो ब्रेड यूज़ होना हो। यानी कि इतने इम्पॉर्टेंट ओकेशंस में भी ब्रेड की उपलब्धता बहुत ज़रूरी थी। केक्स एंड बोलिनाज, ये बोलिनाज बेटा गोवा में एक कोकोनट कुकीज़, मैंने कोकोनट से बनी हुई होती हैं, मीठी चीज़ें ब्रेड होती हैं, उस पर कोकोनट का मिक्सअप किया होता है, उसको बोलिनाज कहते हैं। आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। तो क्रिसमस के त्योहारों में और अन्य त्योहारों में बहुत ही ज़रूरी होता था ये क्या, केक्स एंड बोलिनास। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि भाई ब्रेड से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं या ब्रेड जो हैं गोवा में इतनी पॉपुलर और इतनी इम्पोर्टेंट थी कि भी किसी प्रकार का भी त्यौहार हो, कोई भी पार्टी हो, शादी हो, है ना, सगाई हो, तो उसमें ब्रेड की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती थी। और इसलिए जो है गोवा में ये फेमस था। और ये साबित करता है कि बेकर का जो प्रोफेशन था उस समय कितना
प्रॉफिटेबल रहता होगा। तो दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर फर्नेसेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। इसलिए क्योंकि हर इम्पोर्टेंट ओकेशंस के लिए ब्रेड ज़रूरी थी, इसलिए बेकर की फर्नेसेस में भट्टियों का गांव में होना बहुत अनिवार्य था, बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जितने भी जो है शुभ ओकेशंस थे, जितने भी इम्पोर्टेंट ओकेशंस थे, वो बिना ब्रेड के उनकी चामनेस नहीं होती थी। तो अपने आप ही बेकर और बेकर के जो ब्रेड हैं, उनका अपना ही एक बहुत बड़ा स्थान यहाँ पर होता था। तो ये साबित करता है कि जो उस समय ब्रेड बनाने वाले होते होंगे, वो कितने सेठ हुआ करते होंगे, कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ करता होगा उनका। तो एक द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज, उन दिनों जो बेकर में जो ब्रेड बेचने वाले हैं, वे बनाने वाले हैं, और ब्रेड सेलर जो ब्रेड बेचने वाले होते थे, उन दिनों, किन दिनों की बात चल रही है, पुर्तगालियों के दिनों की बात, हैड अ पैसुलर ड्रेस, उनकी एक पैसुलर में अजीब सी एक ड्रेस पहनते थे, नोन एज द कबाई, जिस ड्रेस को बोलते थे कबाई, ठीक है ना। तो उसको कबाई कहकर पुकारते थे जो बेकर लोग पहनते थे जिस ड्रेस को। तो अभी आपको पहले भी आया कि गोवा में जो बेकर जो ब्रेड बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, पैडर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पैडर। और जो स्वीट ब्रेड होती है उसको क्या कहते हैं, वो बोल। तो ये कुछ शब्द हैं जो गोवा में प्रचलित हैं, बोल, पैदर और एक कबाई। कबाई वहाँ के ड्रेस के लिए बोलते हैं जो गोवा में जो ये ब्रेड बेचने वाले या पकाने वाले उन दिनों पहनते थे, उस ड्रेस को वो कबाई कहते थे। अब ये कबाई जैसी ड्रेस जो है आज भी है वहाँ पे, लेकिन थोड़ा इसका जो वो है फॉर्मेट है थोड़ा चेंज हो चुका है। तो अभी आपको बताएंगे कि इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक की तरह होता था। मतलब इसमें जैसे पैंट वगैरह नहीं है कुछ, ऊपर से नीचे तक एक ही पीस लंबे फ्रॉक टाइप का, रीचिंग डाउन टू द नीज, जो बिल्कुल घुटने तक पहुंचता था। तो ये जो चित्र में दिखाया ना, ये जो पहना हुआ है बिल्कुल नीचे घुटनों तक, तो इसको बोलते थे बेटा वो कबाई। अभी कई फिल्मों में देखो, मछुआरों के ड्रेस देखना आप, मछुआरे लोग ऐसा पहनते हैं, वो पूरा एक लंबा सिंगल टाइप का फ्रॉक टाइप का पहनते हैं। तो इसको वो कहते थे, कबाई कहते थे। तो ये उनकी उस समय की ड्रेस हुआ करती थी, किनकी, ब्रेड बनाने वालों की और ब्रेड बेचने वालों की। आज के टाइम पर भी वहाँ पे कुछ ऐसा है जो चेंजेस है। अब यहाँ पे नैरेटर जो है याद करते हुए कहता है कि इन आवर चाइल्डहुड, जब हम छोटे थे, वी शॉ बेकर वेयरिंग अ शर्ट, हम देखा करते हैं कि बेकर एक शर्ट पहनता था, एंड ट्राउजर, पैंट जिसको कहते हैं, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो फुल पैंट से थोड़ी कम, वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और हाफ पैंट से थोड़ी ज़्यादा। आजकल इसको आप कहते हो कैफरी बोलते हो, कैफरी पहनते हो ना आप लोग। कैफरी क्या होती है, वो हाफ पैंट से थोड़ी बड़ी और लॉन्ग पैंट से थोड़ी छोटी। तो ऐसा वो नैरेटर कह रहा है कि जब हम बचपन में थे तो हम देखा करते थे कि बेकर जो है इस प्रकार की ड्रेस पहनते थे, जैसे कि कैफरी हो गई और शर्ट उसके ऊपर, यानी कि हाफ पैंट से थोड़ा बड़ा, लॉन्ग पैंट से थोड़ी कम। तो इस प्रकार का वो पहनते थे। तो ये कब पहनते थे, जब नैरेटर बच्चे थे तो तब देखा करते थे कि बेकर लोग ऐसा पहनते थे। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट, आज भी गोवा में यदि अगर कोई इस प्रकार की हाफ पैंट पहनता है, विच रिचेज जस्ट बिलो द नीज, जो उसके घुटने से थोड़ा नीचे जाती हो, इनवाइट द कमेंट, उस पर लोग टिप्पणी करते हैं, दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, कि वो पैडर की तरह उसने कपड़े पहने हुए हैं। तो आज तुम अपने यहाँ तो पहनते हो बेटा, यहाँ तो पहनते हो तो कहते हो फैशन है ये कैफरीज का, लेकिन गोवा में अगर आप इसको पहनोगे तो आपको क्या बोलेंगे, वो ये क्या है, पैडर हैं। पैडर में ब्रेड बनाने वाले और बेचने वाले, तो ये उनकी ड्रेस भी है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि आज भी अगर कोई वहाँ पे हाफ पैंट ऐसी पहनता है जो घुटने तक पहुँचती है उसकी, तो उसको वहाँ पे आज भी क्या कहते हैं गांव के लोग, कि देखो ये पैडर है, यानी कि ये ब्रेड बेचने वाला या ब्रेड मेकर या ब्रेड बेकर है। तो ये उनकी एक स्पेशल ड्रेस के बारे में नैरेटर को यहाँ पे रिकॉल करते हुए हमें बताता है। द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि आज हमारे यहाँ जो है दूध का रिकॉर्ड रखते हैं घर में, क्योंकि दूध हर घर में हर दिन पहुँचता है, और फिर उसका रिकॉर्ड मंथली जो है हम उसकी पेमेंट करते हैं। तो ऐसी उस समय में जो है ब्रेड जो है हर घर में सुबह सुबह पहुँचती थी,
और फिर उसका अभी मंथली में जो है उसका बिल जब वो लेने आते थे तो उसका एक बिल कलेक्ट करता था वो कौन, बेकर, जो ब्रेड सेलर होते थे। तो द बेकर यूजली कलेक्ट द बिल्स, उसका जो अपना जो बिल जो पैसा जो है वो कलेक्ट करते थे एट द एंड ऑफ द मंथ, माने महीने के अंत में। तो अब लगा लीजिए कि जो है जैसे हमारे यहाँ आज जो है दूध के बगैर कोई परिवार नहीं रह पाता सुबह सुबह, वैसे ही गोवा में बिना ब्रेड के उनका दिनचर्या शुरू नहीं होती थी। तो मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। तो घर की जो महिला, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है दूध का हिसाब रखते हैं ना महिलाएं कि भाई एक महीने में पर डे जब सुबह दूध लेके आते हैं तो उनका क्या होता है महीने का हिसाब बनता है भाई कि 30 दिन थे, 30 दिन में कितने दिन जो है एक आध दिन अगर दूध छूट गया होगा तो उसका पैसा घट जाता है। तो ऐसे उस समय जो है क्योंकि सुबह सुबह ब्रेड सब घर में पहुंचता था, तो महिलाएं जो क्या करती थी वो जो ब्रेड का रिकॉर्ड है वो घर की दीवारों पर भाई स्केच करके कि भाई आज एक दिन का हो गया तो एक लाइन खींच दिया, फिर दो दिन हो गए दो लाइन खींच दिए। ऐसे मंथली रिकॉर्ड जो है वो अपनी वॉल पे किया करती थी। तो जिससे कि वो मंथली बिल जो है जब पूरा महीना हो जाता था तो वो जितने पैसे हुए वो बेकर को दिया जाते थे। तो एक सिस्टमेटिकल तरीके से, और ये सारी चीज़ शो कर रही है कि जो ब्रेड सेलिंग जो था उस समय गोवा में बहुत ज़्यादा फेमस था और बहुत ज़्यादा नीडेबल था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। बेकिंग उस समय सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन रहा था। वो आप तक अभी तक जितनी भी वो चीज़ें बता रहे हैं कि कोई ओकेशंस ऐसा नहीं कि जहाँ ब्रेड की इम्पोर्टेंस ना हो, कोई पार्टी, कोई फीस्ट, चाहे लड़की की सगाई हो, ये सब चीज़ें शो करती है कि ब्रेड जो है वहाँ पे आम जीवन में जो है कितना बड़ा स्थान रखता था। यानी कि बिना ब्रेड के उनकी कोई भी दैनिक क्रियाएं शुरू नहीं होती थी। और हर दिन सुबह सुबह जो है जैसे दूध सप्लाई होता है वैसे ब्रेड जो है घर घर सप्लाई होता था। तो ये अपने आप में उस समय जो है ये शो करता है कि भी जो ब्रेड मेकर होते होंगे या ब्रेड सेलर होते होंगे वो कितना प्रॉफिटेबल धंधा रहता होगा उस समय, कितना उनकी अर्निंग होती होगी, ठीक है ना। मतलब उनको ये नीड की जरूरत नहीं थी कि उनका माल बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टेबल्ड, बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं मरता था। ही एंड हिज फैमिली हैड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पर। वो, उसका परिवार, उसके नौकर हमेशा जो है क्या है धन धान्य से समृद्ध दिखते थे। तो मैंने क्योंकि भाई काम ही इतना ज़्यादा था उनका, तो अब तो पैसा भी उस प्रकार से वो कमाते होंगे। तो यहाँ तक कि घर के नौकर परिवार सब जो है खुशहाल ज़िंदगी जीते थे इस धंधे में, किसमें, ब्रेड मेकिंग में और ब्रेड सेलिंग में। तो इस प्रकार से जो है ब्रेड अपने आप में गोवा में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस रखता था। देयर प्लम्प फिजिक्स, प्लम्प माने ढील डाल मोटा माटा, फिजिक्स में उसका जो शरीर शारीरिक रचना किनकी, उन बेकर्स की, प्लेजेंटली फैट बॉडी माने खुशनुमा मोटा शरीर, वॉज एन ओपन टेस्टोनॉमी। एक टेस्टोनॉमी यहाँ पे बताया गया पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर और क्वालिटी, माने एक लोगों का जो ओपिनियन होता है उसको टेस्टमोनी कहते हैं। किसी के क्वालिटी पर जो लोगों का जो है जो टिप्पणी होती है उसको टेस्टमोनी कहते हैं। लोग इनके जो प्लम्प फिजिक्स, जिनका ढील ढाल सा खुशमिजाज मोटापा होता था, तो वो उनकी टेस्टमोनी का एक वो था, रिकॉर्ड था टू दिस कि हाँ भाई ये हैं बेकर, देखो कितने खाते पीते घर के लग रहे हैं, कितने खुश, कितने चेयरफुल लग रहे हैं। तो ये उन बेकर्स की पहचान थी गोवा में। तो देखो इस पार्ट में आपने देखा कि गोवा में जो जो बेकर हैं इनकी नीड्स कितनी वहाँ पे जरूरी थी। अब यहाँ पे आता है कि इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, आज भी अगर गोवा में कोई व्यक्ति, जैक फ्रूट देखो एक कटहल के तरह होगा, मतलब कटहल कैसा होता है गोल मटोल सा, और तो ऐसी अपीयरेंस वाला कोई व्यक्ति अगर वहाँ होता है तो उसको कंपेयर टू अ बेकर, उसकी तुलना किससे की जाती है, बेकर से तुलना की जाती है। यानी कि बेकर की तुलना उससे जैक फ्रूट से इसलिए की क्योंकि बेकर ऐसा लगता है जैसे कि खुशनुमा मोटा तकड़ा, ठीक है ना, जैसे खाते पीते घर का। तो ये आपका इस कहानी में आपने देखा कि गोवा के बेकर्स के बारे में इन्होंने बताया नैरेटर ने, और ये बताया कि किस प्रकार जो है बेकर जो है गोवा की शान हुआ करते थे। यानी कि बेकर बहुत